हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में एक नया अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं और अध्याय हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराले हैं ये अपने जीवन में भी और अपने काव्य में भी निराले हैं, जीवन में भी निराले हैं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम ही पड़ता है। इन्हें महाप्राण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाप्राण। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें जीवन जीने की जो इच्छा थी, जिसे हम जिजीविषा कहते हैं, वो अकूत थी, अर्थात बहुत ज़्यादा थी, जिसको हम माप भी नहीं सकते हैं। जीवन परिचय के बारे में जाने तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन है वो बहुत ही आकर्षक रहा है, विशेष जिज्ञासा पैदा करने वाला रहा है और हम लोगों को एक नया संदेश देने वाला रहा है। क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही परेशानियां झेली हैं, अभाव झेले हैं, गरीबी झेली है और अपने जीवन में अपनी पुत्री, पत्नी, बेटे और लगभग घर के सदस्यों के बहुत सारों की मृत्यु को देखा है। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन को अंत नहीं किया है, उन्होंने अपने जीवन को जिया है और अपने काव्य में उस कष्ट को, उस पीड़ा को पिरोया है, दिखाया है और बताया है कि जीवन किस प्रकार से संघर्षों से भरा रहा है। तो जिस प्रकार से इनका उपनाम चलता है निराला, उसी प्रकार वो निराले भी रहे हैं। जीवन परिचय के बारे में जानें, क्योंकि हमारे 10th क्लास में एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय का पता होना चाहिए। जन्म है वो 1896 ईस्वी में, मृत्यु है 1961 में मानी जाती है। परिचय में अगर हम माने तो छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। तो एक के बाद एक दो छायावाद के कवि हमें मिलते हैं। इससे पहले हमने जयशंकर प्रसाद की एक कविता पढ़ी थी और अब हमारे पास छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला जो हैं उनकी दो कविताएं जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा है वो हाई स्कूल तक ही हुई थी। तदुपरांत यानी उसके बाद हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का अध्ययन उन्होंने स्वयं ही किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में ही माँ, युवावस्था में पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़ कर के इस संसार से चले गए। तो जैसा कि पहले मैंने बताया कि इनके जीवन में मृत्यु जो है वो मानो स्थायी घर कर गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी चली गई, भाई चला गया, भाभी चली गई और चाचा भी चल बसे थे। और अंत में जो उनके साथ हुआ वो मन को झकझोर देने वाला था। अंत में उनकी पुत्री जो थी कौन? सरोज। उसकी मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया था और इनके नाम से उन्होंने एक बहुत बड़ा शोक गीत लिखा है, शोक काव्य लिखा है, जिसको कहते हैं सरोज स्मृति। ठीक है, ये काव्य अगर आपको पढ़ने को मिले तो बहुत ही आकर्षक काव्य है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी को समर्पित की है पूरी कविता और अपने मन की भावनाएं व्यक्त की हैं कि किस प्रकार से वह सरोज को याद करता है और दुखी होता है। क्योंकि उनके जीवन में पत्नी, भाई, भाभी, चाचा इतने चले जाने के बाद, माता पिता चले जाने के बाद जो पुत्री बची थी उसकी स्मृति उन्हें बहुत याद आती है। बड़े चाव से इनका विवाह किया था लेकिन वो भी जीवन में नहीं रह पाई। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में दिखाई देती है, ये मैंने पहले ही बताया है। और जो सीधी कविता है सरोज स्मृति, उसमें तो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी ही है। वो हिंदी साहित्य का सबसे महान शोक गीत कहा जाता है। विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा और न समझौता करते हुए पूरी जिजीविषा व पूरी लगन के साथ जीवन जीना, यही तो होता है महाप्राण, जिसमें प्राणों का क्या हो, बहुत ही महानता से युक्त हो। इसीलिए उनको महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा जाता है।
कविता के साथ साथ निराला जी ने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है। आलोचना विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे, लेकिन उन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखी हैं और आलोचनाएं भी लिखी हैं। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। जो जीवन का सत्य है वो उनको देखने को मिलता है। जैसे मानव की पीड़ा, मनुष्य की जो पीड़ा है, कष्ट है, परेशानी है, वो देखने को मिलती है। परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश है, गुलामी के प्रति इनकी कविताओं में आक्रोश व्यक्त हुआ है। अन्याय के प्रति, विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज इनकी कविताओं में सुनाई देती है कि विषम परिस्थितियों में भी किस प्रकार से जिया जाता है, किस प्रकार से संघर्ष किया जाता है। ये गूंज इनकी कविताओं में स्पष्ट देखने को मिलती है। कृतियाँ इनकी क्या हैं, कौन सी हैं, ये हमें याद रखनी है। प्रमुख कृतियाँ हैं इनकी, रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना। ये तो कुछ कृतियाँ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा काव्य संग्रह इनका भरा पड़ा है। विशेष तौर पर बादल को माध्यम बना करके इन्होंने बादल राग कविता लिखी है, बहुत अच्छी कविता है, कभी पढ़ने को मिले। राम की शक्ति पूजा से उन्होंने शक्ति के पुंज राम के व्यक्तित्व को अपने व्यक्तित्व के साथ ढालने का प्रयास किया है। तुलसीदास है, गीतिका है, परिमल है। नए पत्ते, उन्होंने जीवन में नएपन का संदेश दिया है। बहुत आकर्षक कविताएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अब हम लेकर के चलते हैं आपको अपनी कविता परिचय की ओर या पाठ परिचय की ओर। अपनी जो कविता है वो एक कविता है अभी न होगा मेरा अंत, और उस कविता के माध्यम से कवि ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने जीवन को, अपनी युवावस्था को, अपनी यौवन अवस्था को लोगों के सामने प्रस्तुत किया है और बताया है कि लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन का अंत हो जाएगा, क्योंकि लगभग उनके जीवन में उनके जो घरवाले थे, परिचित थे, उनका अंत हो चुका था। और लोगों ने ऐसा भी कहा कि अब जीवन के साथ साथ उनका जो साहित्य रचना जो है, उसका जो जीवन है, साहित्यिक जो जीवन है, वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन कवि कहता है कि नहीं, मेरे साहित्य में अभी क्या आया है, वसंत आया है। मेरे साहित्य में अभी शुरुआत हुई है। मेरे साहित्य का भी अंत नहीं होगा और मेरा अंत भी नहीं होगा। मैं अपने साहित्य के माध्यम से उन लोगों में साहस भरूंगा जो संघर्ष के लिए बने हैं, जो संघर्ष करना चाहते हैं जीवन के अंदर। उनके जिस प्रकार का भी संघर्ष होगा, जो बहुत ही हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनके अंदर मैं अपनी भावनाओं के माध्यम से, किसके माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से जो साहित्य में पिरोई जाती है, उसके माध्यम से उन लोगों के मन में एक नया जोश, एक नई स्फूर्ति, एक नई ताकत भरने का प्रयास करूँगा। इसलिए उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। जिस प्रकार से वसंत ऋतु में नए पत्ते आते हैं, नई डालियाँ आती हैं, नए फूल आते हैं, तो वो ऋतुओं की युवा अवस्था होती है। उसी प्रकार मेरे जीवन में तो अभी क्या हुई है, शुरुआत हुई है, भोर हुई है, और इस भोर में अभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी तो मैं इस जनमानस में संघर्ष के प्रति, गुलामी के प्रति, पीड़ा और संकट के प्रति जागृति लाऊंगा, नया जोश लाऊंगा। यही इनकी कविता का मूल भाव है। तो जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं कवि निराला। कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवा अवस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। देखिए, सबसे पहले पाठ परिचय को और अच्छे से जान लिया तो ये जो आधुनिक काव्य है, इनकी प्रत्येक पंक्ति को अच्छे से आप समझ पाओगे, क्योंकि खड़ी बोली का काव्य है। ठीक, इसमें आपको भावार्थ जो है, जो कवि कहना चाहता है, वो समझना होता है। कोई इसमें कहानी नहीं चलती है, राम लक्ष्मण की कोई कहानी नहीं चलती है। कवि अपनी भावनाएं जो व्यक्त करना चाहता है उसको हमें समझना होता है, तो कविता आसानी से समझ में आ जाती है। तो अभी न होगा
मेरा अंत कविता में मैंने जैसे पहले बताया कि कवि जीवन की युवा अवस्था को अभिव्यक्त करता है कि मेरी अभी युवा अवस्था आई है, और हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है कि अभी हृदय मेरा जीवंत है और मैं इसी हृदय से अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगा और दूसरों के हृदय में भी नया जीवन भर दूंगा। जीवन रूपी वन में, जीवन क्या है? वन है, जंगल है। इस वन में वसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। कहता है कवि कि मेरे जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु का जो आगमन हुआ है, अर्थात हृदय में जो उत्साह पैदा हुआ है, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु के आगमन को बनाए रखता है, उसके जीवन में कभी भी उत्साह कम नहीं होगा। और जहाँ उत्साह कम नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो उत्साह उसके जीवन को आकर्षक बनाता है, रोचक बनाता है। न केवल उसको भी, बल्कि अन्य लोगों के मन में भी उत्साह की भावना भर सकता है। किस प्रकार से भर सकता है? कविता के माध्यम से ये निराला ने हमें बताया है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। यह भी मैंने पहले ही बताया कि लोगों ने कहा कि अब कवि का काव्य है वो ठहर जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतनी मृत्यु देखी, इतना हताश हो गया है, सरोज की मृत्यु के बाद और भी हताश हो गया है। तो शायद उनका काव्य जो जीवन है, काव्य का भरा हुआ जो जीवन है, काव्य का जो राह है, वो रुक जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एक मुकाम पर, एक स्थान पर आकर के उनके काव्य का अंत हो जाएगा, ठहर जाएगा। वो कहते हैं कि नहीं, मेरे काव्य का जो मार्ग है वो कभी अवरुद्ध नहीं होगा। मेरी जो ये काव्य यात्रा है ये कभी भी ठहरेगी नहीं, रुकेगी नहीं। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते कि मैं कभी उत्साह को छोड़ूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं। तभी तो वो कहते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत। मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन में तो अभी अभी आया है क्या? मृदुल वसंत, मधुर वसंत, मनोरम वसंत, सुंदर वसंत। मृदुल का अर्थ होता है सुंदर या मनोरम। तो वो कहते हैं मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा, मेरे जीवन में तो अभी सुंदर वसंत आया ही है। तो अभी वसंत ऋतु रूपी युवा अवस्था मेरे जीवन में चल रही है, अभी अंत कैसे हो सकता है? अभी तो मेरी काव्य रचनाएं परवान चढ़ेंगी। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाने के लिए है। कवि कहता है कि कभी भी जीवन में हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है वो कर्म सौंदर्य से युक्त है। कर्म करते रहना चाहिए, निष्ठापूर्वक अपने कर्म को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। फिर आप देखोगे कि जीवन कितना सुंदर, मधुर और मनोरम नजर आएगा। हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए तो आपका जीवन आपको ही काटने को दौड़ेगा, आपको ही नष्ट कर देगा। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद और जिजीविषा से लबरेज है। लबरेज मतलब पूरी तरीके से भरी हुई है। कवि ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि आशाएं और आशावाद हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। जिजीविषा से लबरेज यह कविता आपको मिली है, इसके बारे में हम जानेंगे। शब्द चयन जो है वो बहुत ही आकर्षक है और भाव सौंदर्य तो सबसे ज़्यादा क्या है? अनुपम है, श्रेष्ठ है, आकर्षक है। ये था हमारी कविता का परिचय, जो थी अभी न होगा मेरा अंत। दूसरी कविता है मातृवंदना, मातृभूमि की वंदना, माँ की वंदना। भारत हमारी माता है। कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है, स्पष्ट झलक रहा है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र प्रेम को स्पष्ट किया है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को, अपने कर्मों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं कि भारत माता के चरणों में मैं अपने कर्म को रख देना चाहता हूँ, अर्पित कर देना चाहता हूँ। कवि जीवन रूपी पथ के सभी विघ्न और बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में, अर्थात भारत माता की सेवा में अपना बलिदान कर
उसे हर दुख से क्या करना चाहता है, मुक्त करना चाहता है कि मैं भारत माता को मुक्त कर पाऊँ, तो ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय होगा। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है, एक आकर्षक कविता है। इस कविता के बारे में हम जानेंगे, दोबारा से जानेंगे, क्योंकि इस कविता का भी बड़ा महत्व है परीक्षा की दृष्टि से। लेते हैं सबसे पहले, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। मृदुल का मैंने बताया सुंदर अर्थ होता है, सुंदर या मनोरम। इन पंक्तियों को तो आप समझ गए होंगे। सीधी सीधी बात कवि कह रहा है कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में मनोरम वसंत रूपी युवा अवस्था आई है। अभी तो यह मेरे जीवन का क्या है, प्रथम चरण है। ये मृदुल वसंत जो है, ये मेरे जीवन का क्या है, प्रथम चरण है। अभी लंबी आयु, लंबा जीवन मेरा क्या है, बचा हुआ है, इसलिए मेरे जीवन का अंत कभी नहीं होगा। तो मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी मेरे जीवन में ये मधुर मनोरम वसंत ऋतु आई है, अर्थात युवा अवस्था का आगमन हुआ है। अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, मेरा बहुत सा जीवन शेष पड़ा है। सीधी सीधी पंक्तियां हैं, मैं समझता हूं अच्छे से आपको समझ में आ गई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, वो अब आ रही हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। दो पंक्तियां हैं, अच्छी पंक्तियां हैं। कवि क्या कहना चाहता है कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु में हर पेड़ पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, हरे हरे पात, पात यानी पत्ते आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, पत्ते। डालियां आ जाती हैं, कलियां खिल जाती हैं, अधखिले फूल हैं। कोमल गात, वो उन पेड़ों के मानो कोमल कोमल क्या हो जाते हैं, शरीर के अंग हो जाते हैं। गात यानी शरीर। तो जिस प्रकार से वसंत ऋतु में हर पेड़ पर हरे पत्ते आ जाते हैं, डालियां निकल आती हैं, कलियां उग आती हैं, वो मानो उस वसंत ऋतु के क्या होते हैं, कोमल शरीर होते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि कहता है कि मेरे जीवन रूपी वसंत में भी अभी क्या आई है, युवा अवस्था आई है। तो मेरे शरीर के अभी क्या हुए हैं, कोमल कोमल अंग विकसित हुए हैं। हरे हरे पात, डालियां कोमल गात, इन पंक्तियों को प्रतीकात्मक रूप से कवि कहना चाहता है कि मेरे जीवन का अभी सुंदर आकार निखरा ही है, अर्थात यौवन आने से मेरे जीवन का सुंदर विकास हुआ ही है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। मनोहर तो आप जान गए होंगे, सुंदर। प्रत्यूष होता है उषा काल, या कह सकते हैं सवेरा, कह सकते हैं इसको। ठीक, तो कवि आगे क्या कहना चाहता है कि मैं ही, मेरे जीवन की युवा अवस्था है, मेरे काव्य की ये भी क्या है, युवा अवस्था है। और जो कलियां नींद में हैं, निद्रित मतलब आलस्य भी बोल सकते हैं, या सोई हुई हैं, नींद में सोई हुई जो कलियां हैं, उन पर मैं एक नई सुबह के अंदर फेरूंगा कर, अपने हाथ फेर दूंगा। उन कलियों के ऊपर मैं क्या फेरूंगा, कर अर्थात अपने हाथ फेरूंगा और उन्हें जगा दूंगा, जगाकर एक नई सुबह प्रदान करूंगा। इस प्रकार से आपको पंक्तियों को जोड़ना पड़ेगा। क्या कहना चाहता है कवि, ये आप ध्यानपूर्वक से सुने कि मैं अपने मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से, ठीक, मैं ही स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न क्या है, मेरी मीठी मधुर भावनाएं, सुंदर भावनाएं रूपी कर यानी हाथ, अपनी कविता के माध्यम से हर लोगों को जगाऊंगा जो सोए हुए हैं, आलस्य में हैं, हताश हैं। तो कहता है मैं ही अपने कोमल हाथों से, मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से आलस्य हो गई कलियों का स्पर्श करूंगा और इन पर एक उत्साहपूर्वक हाथ फेर दूंगा और अपने जीवन रूपी या वसंत ऋतु रूपी जीवन का मनोहर नया प्रभात ले आऊँगा। जिस प्रकार से मेरे जीवन में नया प्रभात आया है, नई सुबह आई है, ठीक उसी प्रकार इन निद्रित कलियों पर भी मेरे मनोहर भावनाओं रूपी हाथों को फेर करके उन्हें जगा दूंगा और उन्हें भी एक
नई सुबह वसंत ऋतु की प्रदान करूँगा। क्या कहना चाहते हैं कवि कि जो व्यक्ति हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, मैं अपनी सुंदर कविताओं में वो भावनाएं भरूंगा जिसको वो पढ़ करके अपने मन के हताश को, अपनी हताशा को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। जिस प्रकार सुबह सुबह हम अध खिले फूलों पर हाथ फेर करके उन कलियों को खिला देंगे तो उनको नई उषा मिलेगी, नई सुबह मिलेगी। ठीक उसी प्रकार कवि कहता है कि मैं भी अपने मधुर सपनों को भावनाओं रूपी हाथों से हर व्यक्ति को सिर पर हाथ फेर दूंगा और उनको जगा दूंगा। या सीधा अर्थ लें तो मैं अपने स्वप्न मीठे करके फेरूंगा इन सोई हुई कलियों के ऊपर हाथ से, तो उन हाथों को फेर देने से वो जग जाएंगी और एक मनोहर सुबह, मृदुल सुबह है वो देख पाएंगी। आशा करता हूँ ये समझ में आ गई होंगी। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष दूंगा मैं। क्या कहना चाहते हैं कवि? कहना चाहते हैं कि प्रत्येक फूल से जो आलस में, तंद्रा यानी नींद वाली आलस्य, ठीक, तंद्रालस एक प्रकार से नींद भरी आलस्य भी बोल सकते हैं या आलस्य से ग्रस्त बोल सकते हैं। प्रत्येक पुष्प से जो तंद्रा में है, जो आलस्य से भरा गया है या भर गया है, मैं अपनी लालसा अर्थात अपनी इच्छाओं से, भावनाएं जो है मेरे मन की, उन इच्छाओं से, उनके अंदर से वो आलस्य क्या कर लूँगा, खींच लूँगा। तंद्रालस खींच लूँगा मतलब आलस्य खींच लूँगा, खत्म कर दूँगा। क्या कहना चाहते हैं कि आलस्य से ग्रस्त होने पर सुंदर लालसा से, मेरी जो सुंदर लालसा है उनसे मैं इन्हें अपनी ओर खींच लूँगा और नव जीवन के अमृत से, नए उत्साह से, कोमल मधुर भावनाओं से इन्हें क्या कर दूँगा, सींच दूँगा। ठीक है, कवि क्या कहना चाहते हैं देखो, प्रत्येक फूल के आलस्य को मैं अपनी मधुर लालसा से क्या कर दूँगा, खींच लूँगा। मैं स्वयं अपने नवजीवन, अपने नए जीवन, नए उत्साह, नए भावनाओं से, भावनाओं रूपी अमृत से सहर्ष खुशी खुशी इनको सींच दूंगा। किनको? इन फूलों को। अर्थात मैं अपनी कविताओं में जो नई भावनाएं, नई विचारधारा प्रकट करूंगा तो जो आलस्य से ग्रस्त व्यक्ति हैं उनमें आलस्य समाप्त होगा, उनके अंदर एक नया उत्साह जगेगा और मैं अपने नए जीवन रूपी, नए उत्साह रूपी, नई भावनाओं रूपी अमृत से हर फूल को खुशी खुशी सींच दूंगा, जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि आगे क्या कहते हैं, फिर मैं उनको एक नया रास्ता दिखाऊंगा, एक नया द्वार दिखाऊंगा, जिससे वो अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे और अपने जीवन को विकसित कर पाएंगे। कवि कहता है कि मैं इन्हें बाहर निकालने का द्वार बता दूंगा। मैं अपने विचारों से, मैं नई अपनी इच्छाओं से इनको बाहर निकालने का द्वार दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? द्वार या नया रास्ता दिखा दूंगा। इन्हें विकसित होने का मार्ग बता दूंगा। जिस प्रकार वसंत आगमन से प्रकृति का विकास हो जाता है, असीमित, अनंत यानी असीमित विकास हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी मेरे जीवन में उत्साह युक्त नई लालसाओं से, कोमल भावनाओं का असीमित प्रसार इनमें प्रवेश करा दूंगा। इस तरह की आकांक्षा रखने से मेरे जीवन का अंत भी नहीं होगा। कवि क्या कहना चाहते हैं कि मैं ऐसे फूलों को जो आलस्य में भर गए हैं उनको एक नया रास्ता दिखाऊंगा मेरे कोमल मधुर उत्साह युक्त विचारों से, और वो रास्ता जहाँ अनंत की ओर जाता है, असीमित मृदुल वसंत की ओर जाता है, वो रास्ता मैं उन्हें दिखा दूंगा। तो जो मेरे जीवन में इस प्रकार के विचार हैं तो मैं कह सकता हूँ कि अभी न होगा मेरा अंत। मैं तो दूसरों को उत्साह भरने आया हूँ, मैं दूसरों में नया जीवन उंडेलने आया हूँ, मैं दूसरों में नया जीवन दिखाने आया हूँ, नया रास्ता दिखाने आया हूँ। तो मैं मेरी अपनी कविता से भी, मेरी अपनी युवावस्था से भी दूसरों में भी नया जीवन का संचार करा दूंगा और ऐसा रास्ता दिखाऊंगा जो अनंत राह की ओर जाएगा, उनके जीवन को लेकर के जाएगा। तो इस प्रकार
मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। तो ये था इस कविता का एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, छोटे छोटे भागों में इसको कविता को, छोटी छोटी कविता को, छोटे शब्दों से युक्त कविता को अच्छे से हम पढ़ेंगे और मिलेंगे इसके नए पार्ट को लेकर के और आगे वाली कविता को भी लेकर के अच्छे से समझेंगे, जिससे हमें परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि इस चैप्टर से मैं गारंटी लेता हूँ 101% क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, या तो व्याख्या या क्वेश्चन आते ही आते हैं। निराला एक महत्वपूर्ण कवि हैं हमारे साहित्य के, इसलिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।